आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ पे मैं काफ़ी लेक्चर्स ले चुका हूं, ठीक है, बहुत सारे। फिर से आज हम लेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मैंने कहा एक बार पास हो जाए बिल, उसके बाद देखते हैं। और मैंने 2 महीने पहले बताया था पास हो जाएगा बिल, हो ही गया है। 7 महीने पहले इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बट यार देखो अल्टीमेटली चीज़ें हो गई हैं जैसी होनी है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसने क्या बोला। देखिए ज़्यादातर तो ये सब पॉलिटिक्स ही हैं, राजनीति हैं, कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नहीं ये तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, अमित शाह कुछ कह रहे हैं, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पर्दे के पीछे तो बड़ी इसकी तारीफ करता है, बहुत सारी हैं। बट आप पॉलिटिक्स छोड़िए, आप रियल मुद्दों पे आइए। मेरे बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं। मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि खुले दिमाग से चीज़ों को सोचिए। हर कोई कमेंट बॉक्स में नफरत फैलाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। आपको चीज़ें समझनी है, सोचनी है, उसके बाद फैसला लेना है, ठीक है। और मेरा क्या मानना है, पहले हम फैक्ट्स के बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा, ठीक है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। तो शुरू करते हैं वक्फ। लेकिन इससे पहले सिर्फ आज के लिए हमने ये सेल जो है वो एक्सटेंड कर दी है। आप ही लोग के कल काफ़ी मैसेज आए थे, तो आज रात 12 बजे जो है वो सेल खत्म हो जाएगी। चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉम्बो जो कि इस समय 500 रुपये का मिल रहा है। 50+ घंटे हैं, 50 किताबों का रिव्यू, आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक दिया है। वक्फ, शुरुआत से शुरू करते हैं। अरेबिक वर्ड वकूफ़ा से आया है। कोई भी ऐसी चीज़, 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें कौन कौन सी? रिलीजियस पर्पस। रिलीजियस पर्पस क्या मतलब कि हमने ज़मीन दी, यहां पे वक्फ का मतलब होता है ज़मीन देना। तो हमने ज़मीन दी आपको, तो अगर आप उसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वक्फ के अंदर तो आएगी ही आएगी, और वो इस्लाम में परमिटेड भी है। तो क्योंकि वक्फ को इस्लाम की बैकिंग है। देखिए यहां पे सब कुछ भगवान के, परमेश्वर अल्लाह के नाम पे किया जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि काबा शरीफ पहला वक्फ था, और प्रॉफिट मोहम्मद ने यही कहा था कि देखो तुमने एक बहुत ही गजब काम किया है, क्योंकि ज़कात एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो इस्लाम के 5 प्रिंसिपल है ना, कि आप जो भी कमा रहे हो उसका 2.5% तो आपको देना है, लोगों के लिए भलाई भी करनी है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने यही बोला था कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है ना कि तुम्हारी आत्मा हमेशा शांत रहेगी, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स जो है ना वो आती रहेगी हमेशा तुम्हारी आत्मा पे, तुम्हारे मरने के बाद भी। तो अब आज से 1400 साल पहले वक्फ की स्थापना होती है, ठीक है, मतलब इस्लाम की स्थापना होती है। तो उमाय्यद डायनेस्टी आई। अब देखिए इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। पहले तो अरब में था, अरबिक वर्ड है ना इसीलिए वकूफ़ा। फिर ये पूरी दुनिया में फैलने लगा, उमाय्यद डायनेस्टी ने इसको फैला दिया। जहां जहां गया वहां वहां वक्फ आया। भारत में भी आया, महमूद घोरी आया तो उसने यहाँ पे लैंड जीता, ज़मीन जीते, बोला कि ये जीता है तो ये हमारा है, ये हमारा है। यहाँ पे फिर वक्फ का कंसेप्ट आया। फिर मुगल्स आए, वो भी वक्फ का कंसेप्ट लेके आए। तो ये पूरा चलता रहा। अब कट टू जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिश ने ये देखा कि भाई यहाँ पे मुगल्स हैं, और ब्रिटिशर का साफ था कि हम धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम थोड़ा इतिहास देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जब आप इतिहास देखेंगे तभी आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने वाले। ये धर्म आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन ब्रिटिशर को चाहिए था पैसा, मनी। तो ब्रिटिशर ने बोला कि भैया पैसा तो हम इनसे निचोड़ लेंगे, चाहे जैसा भी हो। तो वो देख रहे थे कि इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो ये धीमे धीमे वक्त की मुस्लिमों की प्रॉपर्टी लेने लगे। अब इसके लिए ये 1864 में एक एक्ट लेके आए, फिर 1894 में लैंड रेगुलेशन एक्ट लेके आए, ठीक है ना। जितने भी ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए वो तो सब फेल हुए, उस पर अभी हम फिलहाल नहीं जाते, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट छोड़ दीजिए, उसके 3 बेसिकली थे, ठीक है, जो एक्ट लाए थे। अब यहां पे क्या हुआ कि वक्फ की प्रॉपर्टी से पैसा ब्रिटिशर कमाने लगे, मतलब जो यहां पे मुस्लिम, तो मुस्लिमों का ये बोला भाई, क्योंकि ब्रिटिशर को भी लगा कि भाई जरूरी है कि इन पे रेगुलेशन, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर 1923 में पहला वक्फ एक्ट आता है, ठीक है। अब भारत आजाद होता है, और जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो यहां पे प्रॉपर्टी को छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। उनको इवैक्यूएट प्रॉपर्टी बोला गया। मुस्लिमों ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सरकारी ज़मीनें उस पर बनी हैं, कुछ ऐसे ही जो छोड़ के चले गए हैं। तो उन्होंने देख लिया था कि बहुत सारा लैंड है, मुगल जिस पर राज करके गए हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर बना सरकार पे कि आप एक वक्फ एक्ट लेके आइए, क्योंकि ये ज़मीनों का होगा क्या, और ये आप ज़मीन ऐसे नहीं ले सकते। फिर उसके बाद नेहरू सरकार ने काज़मी साहब, अबुल काज़मी को अपॉइंट किया और बोला कि आप सर्वे करिए।
पूरा सर्वे किया हुआ, और उसके बाद 1954 में पहला वक्फ एक्ट आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1995 में भी आया। अब बेसिकली अगर आप वक्फ एक्ट की बात करें तो इसमें वही है कि यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स की ज़मीनें हैं, जो ज़मीनों पे क्लेम हैं, किया गया है क्लेम, जिनके पेपर्स हैं, वो सब इनकी प्रॉपर्टी है। वक्फ को अगर लग रहा है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। पहले तो इस एक्ट के दौरान एक बोर्ड बनाया गया, टोटल 30 वक्फ बोर्ड है। हर शहर में एक वक्फ बोर्ड होता है, मतलब हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है, उनकी कैपिटल्स में। जैसे यूपी है तो लखनऊ में वक्फ बोर्ड होगा, शिया का अलग है, सुन्नियों का अलग है। तो दो ही यहाँ पे कम्युनिटीज है जिनका वक्फ बोर्ड है। अब मैंने आपको कई बार बताया कि मुस्लिम में, इस्लाम में बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं, सिर्फ शिया और सुन्नी नहीं है। अहमदियाज भी हैं, बोराज भी हैं, पसमंदा भी हैं, बहुत सारे हैं। मैंने बताया था कि डिवीजन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शिया सुन्नी का हुआ, और उसमें भी सुन्नियों के पास बहुत सारा वक्फ लैंड है, शियाओं के पास कम है। तो अब क्या हुआ कि इसमें एक तो बोर्ड बनाया जाएगा, उसके बाद अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी, वो ही मस्ट बी द फॉलोअर ऑफ इस्लाम, और फॉलोअर ऑफ इस्लाम को मुस्लिम बोला जाता है। तो अब किसी को अगर प्रॉपर्टी डोनेट करनी है तो आके कर सकता है, 5 पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। यानी कि जिसने जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की, जैसे अब्दुल है, अब्दुल आ रहा है, अब्दुल के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अब्दुल ने बोला सर ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको आपको देना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो, तो उसमें मस्जिद ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। दूसरा कम्युनिटी पर्पस के लिए, कि अगर यहाँ पे पार्क बनाना है या कुछ और बनाना है जो पूरी कम्युनिटी को सर्व करे वो। तीसरा चैरिटेबल पर्पस के लिए, मदरसा बनाना है या कोई ऐसा कम्युनिटी किचन जो सबको। तीसरा चौथा एजुकेशनल पर्पस के लिए, है ना, कि कॉलेजेस बनाना है, स्कूल बनाना है। पांचवा इनकम जनरेशन के लिए, कि एग्रीकल्चरल फील्ड बना दो या जो भी, जिससे इनकम जनरेट। और किसी के लिए नहीं कि पता चला भैया कुछ भी शराब का ठेका खोल दो या फिर कोई होटल बना दो, ये सब नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आप यही 5 चीज़ों के लिए लैंड को डोनेट कर सकते हो, और वो आपको लिखना पड़ेगा। अब आपने एक बार रजिस्ट्री करवाई, जब आप एक बार रजिस्ट्री करवाओगे तो आप वापस नहीं ले सकते, है ना, आप वापस नहीं ले सकते। ये तो हुई जब आप खुद से जा रहे हो डोनेट करने। दूसरा क्या है कि इसमें औरतों का से नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई आदमी गया, औरत का पे हिस्सा है, औरत साइड में, आदमी ने बोल दिया तो बोल दिया, ये चीज़ है। एक सर्वे कमिश्नर होता है, सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए वक्फ ने अगर ये कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है, और ये ज़मीन पहले तो खाली मुंह से ही हो जाता था कि बस बोल दिया तो ज़मीन हमारी होगी, अब तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। तो जैसे अभी अगर ताजमहल पे भी केस चल रहा है ना, कि ताजमहल ईडन गार्डन्स पे केस चल रहा है, आप समझिए कि अभी भारत की बहुत सारी ज़मीनें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे केस चल रहा है। अंबानी पे बोला गया कि अंबानी की वक्फ की ज़मीन है। तो भाई बहुत सारी ऐसी जगह पे जहां पे केस चल रहा है, वो वक्फ कह रहा है कि हमारी ज़मीन है। अब ये आपने ज़मीन क्लेम कर दिया, आप उसके डॉक्यूमेंट दीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट देंगे और अगर वो साबित हो गया तो वक्फ की ज़मीन। अब वो कैसे साबित होगा? एक सर्वे कमिश्नर आता था पहले, वो सर्वे करेगा, उसके बाद वो पूरी रिपोर्ट बनाएगा, फिर वो सरकार को भेजेगा, सरकार वक्फ को भेजेगी, फिर वक्फ उसको ज़मीन डिक्लेयर करेगी, तो जो भी वहां पे रह रहा है उसको निकलना पड़ेगा। समझ गए? ये पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है वो पहले था, और इसमें सारे मुस्लिम मेंबर्स हैं। अब आप बोलेंगे अगर किसी को डिस्प्यूट है, 1 साल का टाइम था, यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, ट्रिब्यूनल था। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पहले कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन बाद में एक वक्फ ट्रिब्यूनल एक्ट में बनाया गया, क्या उनका फैसला ही मान्य होगा? आप वक्फ ट्रिब्यूनल में, और जब तक केस चलेगा तब तक वो जमीन वक्फ के पास रहेगी। समझ गए आप? उसके बाद होगा क्या कि जैसे जब भी कोई जमीन लगेगा कि ये जमीन हमारी है, तो गजट में नोटिफिकेशन निकालेगा, तो 1 से 2 साल रहेगा आपके पास, अपील कर सकते हैं। अब बहुत लोग जो है वो वहां पे रह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि एक कोई पूरी कॉलोनी है, काफी लोग रह रहे हैं। अब वक्फ ने नोटिफिकेशन निकाला कि ये ज़मीन हमारी है, क्लेम है। अब अगर आपने उस पर, मान लीजिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है, आप उस पर केस करेंगे ना कि अरे मेरा घर कैसे वक्फ में आ गया, तो मैं जा रहा हूँ वक्फ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर आपने केस नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ के पास ज़मीन चली जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ने लगी, क्योंकि गजट कौन पढ़ता है भाई? कोई नहीं। किसी यहाँ लोग यार पेपर तो सुबह पढ़ने का टाइम नहीं रहता, वो कहा, तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो यार। लेकिन फिर बाद में जब देखा कि अरे ये क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीनें क्यों जा रही है, जब वो रजिस्ट्री करवाने गए तो बोला कि ज़मीन तो भैया आपके नाम है ही नहीं, वो तो वक्फ के नाम है। बोले कैसे? कहते गजट में आपने कुछ बोले ही नहीं। तो फिर प्रॉपर्टी बढ़ने लगी, और दोस्तों फिर 1995 में बहुत ज़्यादा और पावर दे दी। अब इससे हुआ क्या कि आर्मी
और इंडियन रेलवेज के बाद तीसरा जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ है। 2006 में सच्चर कमेटी आई। सच्चर कमेटी ने 404 पेज की रिपोर्ट दी और उसमें यह बताया कि वक्फ की जमीन लगातार बढ़ती जा रही है और आज के समय में बताएं लगभग 8.5 लाख एकड़ की जमीन है जिसकी वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में है। आप समझ रहे हो, 2.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? मेरा मानना यह है कि जब आपके पास इतनी जमीनें हैं तब तक आप रेलवे देखिए, आर्मी देखिए कहां से कहां पहुंच गई। आपने तो तबाही मचा देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें हुआ क्या? बेचारे मुस्लिम्स जो हैं उनके हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैंने कई बार लेक्चर लिया है कि आज मुस्लिमों के हालात बहुत ही खराब है। उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, उनके पास हायर एजुकेशन नहीं है। भाई आप तो लैंड पे कॉलेज बना सकते थे, तबाही मचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। ये बहुत सारे लोगों ने मुस्लिमों को, भाई ये हुआ है, उनको यूज किया गया है एक तरीके से, भारतीय मुस्लिमों को। और कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने भी ये बात नहीं समझी। उनको बोलना चाहिए था, उनकी आवाज उठानी चाहिए थी। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, इरफान हबीब जो बहुत बड़े हिस्टोरियन है उन्होंने वक्त पे सवाल उठाया। इसमें एक मुतावली होता है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करता है। भयानक करप्शन देखने को सामने आया। ये काफी मुस्लिम बड़े बड़े स्कॉलर्स बता सके कि भाई करप्शन है। विजय माल्या को शराब के लिए जमीन आप दे सकते हो। शराब तो हराम है ना इस्लाम में, विजय माल्या को जमीन दे दी थी। ये चीज है, आप इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक इंटरेस्ट। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहां सब चल रहा है, भयंकर करप्शन। तो सरकार ने जब ये देखा कि इतनी ज्यादा जमीन है और मुस्लिमों का तो भला हो नहीं रहा है। भाई जमीन, अगर आपके पास जमीन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बेच दीजिए, उसकी कितनी वैल्यूएशन है। कई जमीन तो इनकी बहुत प्राइम लोकेशन पे है, बेची गई, करप्शन अपनी जेबें भरी। फिर उसके बाद सारे मुस्लिमों का तो रिप्रेजेंटेशन था नहीं। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था, रिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर कम्युनिटी का भला हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे कम्युनिटी का भला ही नहीं हुआ, कम्युनिटी तो और पीछे चली गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मेरे लेक्चर्स है, रिपोर्ट्स बकायदा छपी हुई है। अभी एक प्रॉपर सर्वे हुआ था, तब उसमें दिखाया गया कि कौन सी कम्युनिटी भारत में किस हाल में है। तो मुस्लिमों के हालत अच्छे नहीं है, एम्पावरमेंट उनका नहीं हो रहा है इतनी जमीन होने के बावजूद। और ये आप देख सकते हैं, ये कोई मैं ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा। तो फिर सरकार ने ये कहा कि यार जरूरी है कि ये चीज लाई जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा दिमाग खोल के चीजों को समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब यहां पे वक्फ बिल आता है। 7 8 महीने पहले जब ये आया तो उसमें बहुत बवाल हुआ। उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाई गई। 26 मेंबर्स होते हैं इसमें 16 बीजेपी के थे, सीट के हिसाब से होते हैं, और 2 अपोजिशन के थे। अब इसमें 44 अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किए गए थे 2 महीने पहले, जिसमें से 14 अमेंडमेंट्स मान लिए गए थे। राइट, तो 14 अमेंडमेंट्स मान लिए गए। अब कहा जा रहा था ये खाली सिर्फ बीजेपी के थे। अब जो है वो जो लोकसभा में बिल पास हुआ, वहां से लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। इसको उम्मीद बिल वैसे बोला जा रहा है। अब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो बेसिकली वक्फ जो बिल था अब वो एक एक्ट बन गया है। यूपी में अलर्ट जारी है, उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, कानपुर में तो फ्लैग मार्च निकाला यहां पे पुलिस ने। लेकिन मेरे हिसाब से समझिए प्लीज, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप थोड़ा सा, हमको एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में पार्ट लेना पड़ेगा। एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होनी चाहिए कि किसका इसमें भला हो रहा है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। ऑपोजिशन मेंबर्स की हम बात नहीं करें, कौन क्या कह रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी प्रतिमा फाड़ दिया, वो छोड़ दीजिए आप उन सबको। हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें और हैं। तो 5 ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो 5 कंसर्न्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप, ये 2024 में ये अमेंडमेंट्स थे, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेपरेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम वक्फ, मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट अंडर एनी लॉ विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड वक्फ, कि ट्रस्ट बना दो और वो वक्फ हो गया, अब ये नहीं है, ठीक है। यानी कि ट्रस्ट जो है वो कंट्रोल, प्रॉब्लम आपको बताता है कि इसमें सबसे खतरनाक चीज आती है ना, वक्फ बाय यूजर। मतलब वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक मस्जिद है, अब उसके बगल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो मेरा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 3 4 5 साल हो गए, वो ऑटोमेटिकली वक्फ के पास चली जाएगी। इसको कहते थे वक्फ बाय यूजर। अब ये कंसेप्ट हटा दिया गया है। इससे पता क्या होता था, लैंड ग्रैबिंग्स होती थी। मतलब
भाई जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, जमीन पे कब्जा हो गया, खाली जमीन देखिए उसमें कब्जा कर लिया। इसमें बड़े बड़े भूमाफिया भी शामिल थे, ये योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे हैं, ये सच है। आप अगर, मैं दोस्तों गारंटी देता हूं, अगर सरकार जो है ना सारे वक्फ लैंड का सर्वे करने लगे तो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े कि मुस्लिम खुद बोलेंगे कि भाई इन्होंने किया क्या है जो ऊपर बैठे हुए हैं। मैं एकदम अब गारंटी लिखित तौर पे देता हूं, ठीक है। तो यहां पे वो ग्राउंड जो है जहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि लैंड ग्रैबिंग कर ली और वहां पे नमाज पढ़ दी या कुछ ऐसे रिलीजियस। अब मैंने कहा यार मेरा ग्राउंड था, ये क्या खड़ा हो गया रातों रात स्ट्रक्चर, लेकिन वो वक्फ बाई यूजर है, तो वो जमीन किसके पास चली जाएगी ऑटोमेटिकली। अब इसमें सबका फायदा। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट आए हैं, वो क्लॉज हटा दिया गया। दूसरा, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, याद रखिएगा कि वक्फ में क्या होता है ना, सिर्फ मुस्लिम ही जो है वो डोनेट कर सकते हैं लैंड को, याद रखिएगा, और कोई नहीं। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो हैं, इट कैन डेडिकेट देयर प्रॉपर्टी टू वक्फ, ये बोला गया। फिर ये औरतों की बड़ी प्रॉब्लम थी, औरतों की बात नहीं, तो इसमें अभी ये हुआ है, जो अमेंडमेंट आया है कि पहले आप औरतों को उनका हिस्सा दो, उसके बाद आप जाके डोनेट करना। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है भाई, ये सब जो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए ना बहुत ही देख समझ के हुए हैं, केसेस आए हैं, केसेस चल रहे हैं। औरतों ने बोला है कि भैया हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई, वो हमारा भी हिस्सा था। कई लोगों ने दुश्मनी नहीं, जाओ तुम्हारा नहीं तो हमारा भी नहीं, जाके वक्फ पूरी की पूरी लैंड है, तो बोला कि भैया हमारे इसमें हिस्सा था। तो पहले आप औरतों को उनका हिस्सा दो, जो विडोज है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, ऑर्फन्स है, ठीक है, इनहेरिटेंस इनका पहले देखना पड़ेगा। देन एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएगी। देखिए भारत में जमीनों का कोई डेटाबेस नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा जो कि वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को ऑटोमेट करेगा और एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। जितना ज्यादा हम टेक का मदद लेंगे उतना अच्छा है। पहले तो वक्फ खाली बोलने से हो जाता था, अब आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और एक बार अगर आप इसमें टेक ले आए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट वक्फ मैनेजमेंट, मुतावली जो है वो डे टू डे काम देखते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एक होता है सेंट्रल वक्फ, वो एक है ना, एक होता है स्टेट में स्टेट वक्फ, फिर डिस्ट्रिक्ट में होती है डिस्ट्रिक्ट कमिटीज। तो ये बहुत ही इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब इसको और ज्यादा रिफॉर्म किया जाएगा। तो यहां पे मुतावली जो है वो सेंट्रल पोर्टल पे सबसे पहले प्रॉपर्टी डालेंगे 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो भी आपकी वक्फ प्रॉपर्टी है मुतावली को सेंट्रल पोर्टल पे डालनी पड़ेगी। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद जो ऑफिसर पहले यहां पे रेवेन्यू कमिश्नर, रेवेन्यू सर्वे कमिश्नर था, इसको हटा दिया गया। अमेंडमेंट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो देखेगा, यानी कि एक तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथन किया जाएगा। और अब कोर्ट में भी मामला जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का सब कुछ हो सकता था ना, अब कोर्ट में भी मामला जाएगा, और इससे जाहिर सी बात है सब कुछ। देन उसके बाद जो वक्फ का इंस्टीट्यूशन, दैट इज, भाई पहले क्या था ना कि जो वक्फ इंस्टीट्यूशन है, वक्फ बोर्ड को ये 7% मैंडेटरी जो है वो कंट्रीब्यूशन देते थे, अब इसको 5% कर दिया गया। हर साल ऑडिट होगा, जो भी 1 लाख से ऊपर कमा रहा है स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स आएंगे। ऑडिट होता है ना, देखते हैं अकाउंट सब बढ़िया चल रहा है, कुछ गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो 1 लाख से ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी कमा रही है तो उसका, क्योंकि याद रखिएगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी को इनकम जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो फिर देन उसके बाद दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स थे, है ना, जो अमेंडमेंट आया था कि पहले इसमें सब मुस्लिम मेंबर्स थे और उसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी आपको लाना पड़ेगा, ये यहां पे सुझाव दिया गया था। देन उसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट 1963 था वो अब वक्फ प्रॉपर्टी को अप्लाई होगा। अब इस पे भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सेक्शन 40 जो है दैट इज रिमूव्ड, क्योंकि इसमें क्या होता था ना कि वो वही बता रहे वक्फ बाय यूजर, कि वो अपने आप वक्फ, जैसे आपकी वक्फ प्रॉपर्टी ये आप जहां पे रह रहे हो वो वक्फ की है, वो आएंगे ले जाएंगे, तो इसको हटा दिया गया है। अब ये 2024 का अमेंडमेंट्स थे। अब जो 5 कंसर्न्स हैं, जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात देखिए, मैंने आपको इसीलिए पहले सब कुछ समझा दिया कि आपको क्लैरिटी हो गई, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट क्लैरिटी हो गई। अब चीजें आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आखिरकार कानून को बदला क्यों। भाई हमारे पास 1954 का कानून है, 1995 का कानून है, तो अब कानून को बदलने की ऐसी क्या जरूरत है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्शन तो यही है कि भाई समझिए कि इसमें वक्फ का मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को भी आप प्रॉपर्टी है, कई सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास है, अब वो चली गई वक्फ के हाथ से,
है ना। तो ये चीज है। तो अब ये देखिए, हम ओवैसी की तो इन सब की बात नहीं करेंगे। तो सरकारी ऑफिशियल बताते हैं जो 1995 का एक्ट है उसमें लूप होल्स हैं, उसमें गड़बड़ है, और आसानी से इन लूप होल्स का यूज करके किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर लाया जा सकता है। तो दैट इज नॉट गुड। आप उसके बाद जो आम इंसान है वो चक्कर लगाता रहे। सरकारी प्रॉपर्टी जब नहीं बख्शी है तो आम इंसान की क्या बिसात है, आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो यू हैव टू, जो रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज है, इसमें टाइटल डिस्प्यूट आता है कि आखिरकार टाइटल किसका है, और इल्लीगल ऑक्यूपेशन होता है वक्फ लैंड का, जो मैंने आपको बताया भूमाफिया वाला। तो इसीलिए एक फ्रेश लॉ लाने की जरूरत थी। फिर उसके बाद अब जुडिशरी इसको नहीं देख सकती थी ना, ये तो पूरा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही गया, और जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल फैसला नहीं देती क्या होगा, पूरी की पूरी जमीन वक्फ के पास रहेगी। तो अब तो ये कोर्ट में भी जाएगा। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू था। फिर उसके बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है दे आर हेडेड बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल। तो वही जो मैंने आपको बताया कि दिस विल गो टू कोर्ट नाउ। बिल में यही बताया है कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वक्फ एक्ट है, इसका ऑलरेडी केस चल रहा है। यहां पे बोला जा रहा है ये एक्ट संवैधानिक है, एक केस चल रहा है, क्योंकि जो ये एक्ट आया है, अब तो एक्ट हो गया, हम एक्ट बोल सकते हैं, कि ये संवैधानिक कैसे है। अब जाहिर सी बात है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, है ना। ये केस पहले से चल रहा है कि जो वक्फ एक्ट है वो कितना संवैधानिक है, ठीक है। तो ये चीज है। तो सरकार ने ये आर्ग्यू किया है कि देखिए डिजिटल लिस्टिंग जो वक्फ प्रॉपर्टी की है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा भाई, देखो अभी जानबूझ के ना लिस्टिंग नहीं की जाती है, केस चलता रहे। अब भारत में लैंड के जो जमीन के केस है ना, ये आदमी मर जाता है, जमीन के केस खत्म नहीं होते, और तब तक तो जमीन उन्हीं की है, और आदमी थक हार के बोलता है भैया रहने दो, ठीक है हमको पैसे दे दो, तुम ले जाओ जमीन। तो यहां पे लिस्टिंग अगर आप कर दोगे ना, तो आपके पास एक प्रॉपर डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड है। मान लो कल को केस जाता है, आपको कोई मेहनत, आपने तुरंत फटाफट डेटाबेस खोला और आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये इनके नाम है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, हटाओ, खसरा खतौनी सब पता चल जाएगा। तो भाई डिजिटल लिस्टिंग जो है ना, जो इतने लंबे समय तक केस चलता है, ये कम हो जाएंगे, तुरंत फैसला आएगा, और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी होगी, सबसे बड़ी बात। सेकंड भाई, यहां पे सरकार कह रही, यहां पे वक्फ ऑपोजिशन का आरोप है, मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि सरकार के पास चीजें आ रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अब यहां पे बोला जाएगा कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई भी एक्ट नल एंड वॉइड हो सकता है, जैसे एनजेईसी हुआ था। लेकिन देखिए सर, क्यों बोला जा रहा है कि ये सरकार इंटरफियर कर रही है, इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहां पे पहले होता था सर्वे ऑफिसर, सर्वे कमिश्नर, अब कौन है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके ऊपर, है ना, मिनिमम पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये किसका होता है, सरकार का आदमी होता है ना। तो यहां पे तो सरकार के पास चीजें चली जाएंगी। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सरकार के पास कैसे जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके पास डिस्प्यूट है तो आप कोर्ट डिसाइड करेगी, भाई कोर्ट डिसाइड करेगा, वक्फ भी कोर्ट में जा सकता है। तो कोर्ट के पास पूरी से रहेगा कि हाँ क्या है, और वो सबूतों के आधार पर फैसला करेगा, समझ रहे हो। तो वही बता रहा है कि जो मैनेजमेंट है वक्फ प्रॉपर्टीज का और जो पावर टू डिटरमाइन वो सरकार के पास है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, अब हो सकता है वो सरकार के आदमी हो, जो नॉन मुस्लिम जो कमेटी में आप मेंबर्स लेके आओगे वो आपके आदमी हो सकते हैं, ये भी यहां पे बोला जा रहा है। बट जो सेक्शन 40 है इसको हटा दिया गया है, ठीक है, कि वही है कि वक्फ की अगर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है तो है, आप कुछ नहीं कर सकते। डिसीजन ऑफ द बोर्ड जो है वो फाइनल होगा अनलेस इट इज रिवोक्ड। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ताकत है, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कह देगा तब बात अलग है, लेकिन तब तक आपकी प्रॉपर्टी अगर वक्फ ने कह दिया सेक्शन 40 के अंदर तो फिर नहीं हो सकता। तो बिल जो है दैट एक्सटेंड्स दिस पावर, अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चीजें रहेंगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट। तो अब ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके बाद एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्स एज वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, जब भी ये आया एक्ट या इससे पहले से, अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि जो सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है ना वो उनके हाथ से चली गई। समझ गए आप। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो इसमें अपना कंट्रोल, अब ये बता रहा है कि ये सब कुछ कलेक्टर देखेगा, ट्रिब्यूनल नहीं देखेगा। साथ ही साथ जब तक सरकार डिसीजन नहीं देती है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के पास रहेगी, पहले वक्फ के पास रहती थी। तो चीजें बदल दी गई हैं, चीजें बदल दी गई हैं। अब भाई देखो, अगर सरकार के पास प्रॉपर्टी रहेगी, मैं बोल तो रहा हूं कि अगर जैसे इतना सारा लैंड है ना, अगर इस पे मान लीजिए कोई कॉलेज होता या कुछ होता, आपने सरकारी जमीन चली आपके पास है,
कुछ शानदार बना दिया होता तो शायद इतनी डिस्कशन नहीं होता, वो थोड़ी ना पूरा डिमोलिश कर देते, लेकिन वहां पे कुछ काम ही नहीं हुआ है। नथिंग हैज बीन डन नाउ। सरकार के पास रहेगी तो सरकार, लैंड की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। अगर सरकार को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो लैंड कहां से आएगा? रेलवे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, विस्तार करना है, तो लैंड ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। समझ रहे हैं? तो सरकार का इंटेंशन यही है कि भाई जो मिसयूज होता है वक्फ लॉज का उसको रोका जाए, और जो सेक्शन 40 है जो कि बहुत भयानक तरीके से मिसयूज होता है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, यह बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो ज्वाइंट कमेटी जेपीसी ने बोला कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप हटा दीजिए, है ना, आप समझिए, इसकी जगह एक और सीनियर ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का लेके आइए। सरकार ने बोला ओके, मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो वक्फ बाय यूज है इसको भी हटाइए। अब देखिए कोई प्रॉब्लम है, ये तो मुझे लगता है नाटक हो रहा है, क्योंकि जेपीसी में ऑलरेडी गया और जेपीसी सहमत थी इस पे, है ना, मेंबर्स ने कोई खास अपोज नहीं किया है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि वक्फ बाय यूज, अगला जो इस्लामिक लॉ में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है दैट वाज डन, पहले तो वर्बली होता था, लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई मस्जिद बहुत लंबे समय तक मस्जिद की तरह यूज हो रहा है तो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब इसमें इसको खत्म किया जाएगा, भाई वक्फ बाय यूजर, जैसा कि हमने बताया। ओके, तीसरा सर्वे ऑफ द प्रॉपर्टी। तो 1995 एक्ट में वही है कि एक सर्वे कमिश्नर रहेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। देखिए, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट सरकार को भेजेगा, सरकार रिपोर्ट वक्फ को भेजेगी, और उसके बाद प्रॉपर्टी उनकी होगी। लेकिन अब जैसा कि हमने बताया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो भी ऑफिसर इस रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए, इनके पास होगा। सरकार यही बता रही है कि बस हम यही चाह रहे हैं कि सर्वे अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। आप सर्वे कह रहे हो, वक्फ ने कुछ प्रॉपर्टी है यूपी, और यूपी में सबसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल। अब देखिए वेस्ट बंगाल, पैराडॉक्स देखिए, एक कम्युनिटी के बाद इतनी प्रॉपर्टी है, उसी कम्युनिटी का अभी तक भला नहीं हो पाया। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बट वहां पे मुस्लिमों की हालात दयनीय है। आप समझ रहे हैं? तो दुख होता है अंदर से मेरे भाई। यहां पे आप ये समझिए कि अब वक्फ ने बोल दिया मेरी प्रॉपर्टी है, भाई सर्वे ही नहीं शुरू हुआ है, और जब तक सर्वे नहीं शुरू होगा वो प्रॉपर्टी, मैंने क्या बताया, उलझा दिया। जैसे कि भाई मान लीजिए मेरा घर है, कल को कोई बोलता है ये मेरा घर है, अब उसने यहां पे कब्जा के कर लिया, उसने क्लेम कर दिया, वक्फ ने क्लेम कर दिया। अब मैं बोलूंगा सर्वे करो, सर्वे ही नहीं हो रहा है, 3 4 5 साल बीत गए, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, वहां पे 5 6 7 8 साल केस चल रहा है, तो भाई मेरे तो 20 साल ही चले गए। तो यहां वही बता रहे हैं ना कि गुजरात और उत्तराखंड में सर्वे ही नहीं हुआ, दे हैव नॉट येट बिगन। और यूपी में 2014 में जो सर्वे दैट इज स्टिल पेंडिंग, ये चीज है। फिर उसके बाद जो बोर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है कि नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेरे ख्याल में सरकार इस पे ध्यान दे सकती है। आप नॉन मुस्लिम मत करिए, मुस्लिम ही कर दीजिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहां पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, हालांकि है इसमें, तो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे दैट अपॉइंटेड बाय द स्टेट वक्फ बोर्ड। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये तो फिर इंटरफियर है, भाई ये कम्युनिटी की, वक्फ कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, और इसमें साफ साफ है कि भाई जो मुस्लिम, जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है वही वक्फ कर सकता है। तो जब ऐसा है तो आप इसमें फिर क्यों नॉन मुस्लिम मेंबर्स रख रहे हो, ये तो गलत है। तो जो नॉन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भैया देखिए हम ट्रांसपेरेंसी के लिए लेके आए हैं और कुछ नहीं, आपकी कम्युनिटी के भले के लिए लेके आए। मेरे ख्याल में इस पर सरकार को सोचना चाहिए था, बट अब इस पर आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये बिल जो है वो पास हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेशन एक्ट की, अब आपके पास टाइम रहेगा 12 साल तक भी आप जो है, अगर आपकी प्रॉपर्टी को आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो उस पर केस कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट जिसको कहते हैं, कि पहले तो टाइम बहुत कम था। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको वक्फ के बारे में अब एक एक चीज समझ में आ गई होगी। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत भला हो, उनको एम्पावर किया जाए, उनको शानदार एजुकेशन दी जाए, वो अच्छी जगह जाए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाए, अपनी काबिलियत प्रूव करें, ना कि उनको उलझाया जाए, उनको बहकाया जाए, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक दिया है, आप भी बहुत शानदार आदमी बन सकते हैं, औरत बन सकते हैं अगर आप हमारे कोर्सेज को अवेल करते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है सेल का। थैंक यू सो मच।